चिकित्सा में आयुर्वेदिक प्रणाली की शुरुआत का जो पाठ्यक्रम था उसको हमने कवर कर लिया है और उसमें हमने बताया भी था कि जो चिकित्सा में आयुर्वेदिक प्रणाली की शुरुआत का जो पाठ्यक्रम आपके भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई विशेष पाठ्यक्रम नहीं है। वो आयुर्वेद परिचय, आयुर्वेद का इतिहास, इनसे ही थोड़ा सा उसको सेपरेट करके उसके कुछ पॉइंट्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इन्हीं विषयों के आयुर्वेद परिचय, आयुर्वेद के इतिहास के जो ब्रॉड विस्तृत जो विषय हैं उन्हीं से कुछ टॉपिक कट के आपको इसमें क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे और उसी तरह का आपको क्लास भी विस्तृत तरीके से दिया गया था। ठीक है, तो वो पाठ्यक्रम के अनुसार वो कंप्लीट हो गया। इस क्लास में हम जो है आज दूसरे विषय को आपके पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित किया गया है उसे देखेंगे और लगभग ये भी जो विषय है थोड़ा सा ब्रॉड है और इसमें भी लगभग 3 से 4 क्लासेस आपको दी जाएंगी और ये कवर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपके पाठ्यक्रम में नर्सिंग के सिद्धांत और अभ्यास एक पॉइंट कह सकते हैं, एक टॉपिक कह सकते हैं या सिलेबस का एक हिस्सा कह सकते हैं, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। तो नर्सिंग के सिद्धांत और अभ्यास, उसी के जस्ट नीचे आप आओगे अपने सिलेबस में देखोगे तो परिचर्या के मूल सिद्धांत आपको दिख जाएंगे। परिचर्या के मूल सिद्धांत, ये अगर देखा जाए तो इन दोनों में कोई डिफरेंट ही नहीं है, कोई ज्यादा भिन्नता नहीं है। नर्सिंग के सिद्धांत, नर्सिंग को ही हिंदी में क्या कहा जाता है? परिचर्या कहा जाता है। परिचर्या यानी कि देखभाल। तो अगर हम यहां से देखें तो नर्सिंग के सिद्धांत कहिए या परिचर्या के सिद्धांत, बात एक ही है। लेकिन यहां पे एक चीज जुड़ा हुआ है, अभ्यास, यानी कि जो अस्पताल में जो प्रैक्टिस हो रही है, जो आप काम कर रहे हो, चाहे रोगी की देखभाल करना हो गया, रोगी के बिस्तर बनाने से संबंधित जो कार्य हो गया, रोगी को इंजेक्शन देने से संबंधित जो कार्य हो गया, पट्टियों से संबंधित जो कार्य हो गया, उसके स्वच्छता या दिनचर्या को मेंटेन रखने का जो कार्य हो गया, ये सारे कार्य जो हैं ये सब अभ्यास में आएंगे। किस में आएंगे? अभ्यास में। तो अगर ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत इसको अगर देखा जाए तो इसमें क्या है? नर्सिंग के सिद्धांत और अभ्यास। अगर इसको नर्सिंग ना पढ़ के हम पढ़ें तो क्या हो जाएगा? परिचर्या के सिद्धांत और अभ्यास। और आपके पाठ्यक्रम में जस्ट नीचे जाएंगे तो परिचर्या के मूल सिद्धांत दिए हुए हैं। तो मतलब ये है कि बेशक में 2 पॉइंट बने हैं आपके पाठ्यक्रम में, लेकिन जब क्लास आपको दी जा रही है तो सब सेम ही रहेगा, पॉइंट बदलते जाएंगे। तो इसलिए हमने आपको कंटेंट में 2 फोल्डर दिए हैं। पहले फोल्डर में नर्सिंग के सिद्धांत और अभ्यास की चीजें जो भी हैं, जो इससे रिलेटेड हमें लगेगा कि एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसको हम इस फोल्डर में अटैच करेंगे। और जो परिचर्या के मूल सिद्धांत हैं, यानी कि नर्सिंग के सिद्धांत, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म होंगे, जो रूल्स होंगे, जो प्रिंसिपल होंगे परिचर्या के, या जो रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, उसको इस फोल्डर में डाल दिया जाएगा। आ रहा समझ में? तो अगर देखें तो मिला जुला के विषय एक ही है, बस इससे कुछ पार्ट्स जो है इसको भिन्न कर दिया गया। आपने डीएनपी के सेकेंड ईयर में चिकित्सा परिचर्या के अंतर्गत जो चीजें हैं वो देखी होंगी, तो उसके भी कुछ सब्जेक्ट या कुछ पॉइंट्स जो है इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? सिद्धांत, नर्सिंग के सिद्धांत और अभ्यास। बस सिद्धांत पढ़ रहे हैं, मूल सिद्धांत नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिद्धांत पढ़ रहे हैं, मूल सिद्धांत नहीं पढ़ रहे, जिसमें परिचर्या के प्रकार, परिभाषा, इसकी भी उत्पत्ति, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित हो सकती है। तो इसमें हम जो पढ़ाएंगे आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। परिचर्या के परिचय के अंतर्गत हम चीजों को लेके चलेंगे, जिसमें परिचर्या शब्द की निष्पत्ति आपको बताई जाएगी, परिभाषा एवं प्रकृति बताई जाएगी परिचर्या की, परिचर्या का क्षेत्र कौन सा है, परिचर्या का महत्व, ठीक है, परिचर्या का महत्व, परिचर्या का सिद्धांत, इतिहास, परिचारक नर्स की परिभाषा, इतिहास, और फिर क्या है? परिचारक और नर्स की परिभाषा, परिचारक के पर्याय, परिचर्या में आचार संहिता या परिचारक के कर्तव्य एवं गुण। ये सारी चीजें, इसके अतिरिक्त भी 2-4 चीजें हैं जिसको आपको यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। तो ये सारी जो भी चीजें हैं ये आप नर्सिंग के सिद्धांत और अभ्यास में पढ़ोगे और ये क्वेश्चन पेपर में भी इससे जो आपको बहुविकल्पी प्रश्न सेट किए जाएंगे वो भी इन पॉइंट से हो सकते हैं इस विषय में। ठीक है, तो उसी के आधार पे आपको ये सारी चीजें बताई जा रही है। देखिए,
सबसे पहले हम शुरू करते हैं परिचर्या। परिचय में सबसे परिचर्या शब्द की निष्पत्ति। निष्पत्ति यानी कि एटिमोलॉजी ऑफ नर्सिंग। एटिमोलॉजी ऑफ नर्सिंग यानी कि परिचर्या शब्द की निष्पत्ति है क्या। तो कई बार बताया गया है कि परिचर्या शब्द संस्कृत के धातु चर्य से बना है। क्वेश्चन हो सकता है ना कि परिचर्या शब्द जो है संस्कृत के किस धातु से बना है, तो धातु क्या है, चर्य है। परिचर्या शब्द संस्कृत के चर्य धातु से बना है। किस धातु से बना है, चर्य, याद रखना है। आप चाहें तो हाईलाइट कर लीजिएगा लिख करके चर्य को, कि परिचर्या शब्द संस्कृत के धातु चर्य से निर्मित है, चर्य से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, इसमें देख सकते हैं कई बार बताया गया है, परिधनचर्या बराबर परिचर्या, जिसका मतलब हुआ चारों ओर सेवा करना या देखभाल करना। या हम एक वाक्य में अगर कहें तो हो जाएगा चारों ओर की देखभाल, ऐसी देखभाल जो हर तरह से किसी व्यक्ति विशेष को सुरक्षित करने हेतु, उसकी स्वास्थ्य रक्षा हेतु, उसे स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने हेतु की जा रही है, उसे हम कहते हैं क्या, परिचर्या, यानी कि चारों ओर सेवा करना या देखभाल करना। आ रही है बात समझ में। आगे अगर देखें तो अंग्रेजी में नर्सिंग शब्द किससे बना है, नर्चर से बना है। किससे बना है, नर्चर से। नर्चर का मतलब क्या होता है, पालन पोषण। अंग्रेजी में नर्सिंग का क्या मतलब है, नर्चर, यानी कि पालन पोषण। तो ये किससे लिया गया है, नर्चर, पालन पोषण से लिया गया है, जिसका अर्थ है देखभाल और सेवा। क्या समझे। अब यहां पे अगर देखें निष्पत्ति में तो दो चीजें निकल के आ रही हैं। क्या, सबसे पहले परिचर्या, क्या निकल के आ रहा है, परिधनचर्या, यानी कि चारों ओर की देखभाल। क्या निकला, चारों ओर की देखभाल। ठीक है, थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना, चारों ओर की देखभाल। और नर्सिंग किससे बन गया है, नर्सिंग बन गया है नर्चर से। किससे बन गया है, नर्चर, जिसका मतलब होता है पालन और पोषण। जिसका मतलब क्या होता है, पालन और पोषण। और इसी पालन पोषण से नर्सिंग को कहा जा सकता है क्या, देखभाल और सेवा। क्या कहा जा सकता है, देखभाल और सेवा। तो अभी जब हम क्लास शुरू किए हैं तो उसमें आपको क्या बताया गया है कि सब्जेक्ट जो है परिचर्या के सिद्धांत और अभ्यास है। सब्जेक्ट है आपका परिचर्या का सिद्धांत और अभ्यास, और नर्सिंग का डायरेक्टली मतलब आपको बता दिया गया परिचर्या। तो देखें तो कोई भिन्नता नहीं है, चारों ओर की देखभाल या देखभाल और सेवा। तो इसीलिए नर्सिंग को हम कह रहे हैं कि आप दिमाग में रखिए, नर्सिंग इज इक्वल टू परिचर्या। नर्सिंग बराबर परिचर्या, यानी कि जो नर्स हैं वो काम करेंगी परिचर्या का। तो मतलब जो नर्स हैं उनको हम परिचारिका कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। नर्स को क्या कह सकते हैं, परिचारिका कह सकते हैं। स्टाफ नर्स को क्या कह सकते हैं, उपचारिका कह सकते हैं। आ रहा समझ में। तो उपचारिका या परिचारिका जो देखभाल कर रही हैं। समझ में आया। एक बार और रिपीट कर लीजिए। परिचर्या शब्द संस्कृत के धातु किससे बना है, चर्य से। परिचर्या शब्द संस्कृत के धातु चर्य से बना है, जिसका मतलब होता है परिचर्या, अगर जोड़ दें तो परिचर्या का मतलब होता है चारों ओर सेवा करना या देखभाल करना। और नर्सिंग, अंग्रेजी में नर्सिंग शब्द जो है नर्चर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पालन पोषण। और यहां पे अगर अर्थ देखा जाए तो हो जाता है देखभाल और सेवा करना। समझ में आ गई बात। आगे देखिए, आगे अगर देखा जाए परिचर्या की परिभाषा, बहुत ही शानदार परिभाषा। तो इतनी ज्यादा दिक्कत वाली है नहीं, आपने पहले ही जाना क्या, कि परिचर्या यानी कि चारों ओर की देखभाल या पोषण करना, पालन पोषण करना या सेवा करना, यह भी एक तरह की परिचर्या है। ठीक है। तो अगर माँ अपने शिशु की देखभाल कर रही है, उसको पोषण कर रही है, तो यानी ये हो गया मतलब कि माँ उस बच्चे की परिचर्या कर रही है। उसी तरह अगर कोई रोगी है और कोई उपचारिका है या परिचारिका उसकी देखभाल कर रही है, तो यानी वो नर्स या स्टाफ नर्स उस रोगी की क्या कर रही है, परिचर्या कर रही है। परिचर्या का मतलब पूरा समझ में आया।
उसकी देखभाल करना। देखभाल कैसी? जिसमें आप उसे भोजन भी दें, उसकी साफ सफाई भी करें, उसका बिस्तर भी बनाएं, उसे दवा भी दें, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर की जा रही हैं तो वो क्या है? परिचर्या है। तो यहां पे अगर डिफिनीशन देखो, डिफिनीशन परिभाषा भी वही चीज आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परिभाषा क्या होगी? परिचर्या वह क्रिया है जिसमें रोगी या स्वस्थ व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु सेवा की जाती है। बार बार कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या कहा है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहती हैं कि नर्सिंग जो है एक कला है। नर्सिंग क्या है? कला है, जिसके अंतर्गत नित्य प्रतिदिन सीखना होता है। और नित्य प्रतिदिन सीखने का मतलब क्या है? कि बिना निस्वार्थ भाव हमें क्या है? जो रोगी हैं उनकी सेवा करनी है, जो हमारे अंडर में, जो हमारे पास आए हैं उनकी देखभाल करनी है। तो ये सारी चीजें समझ करके ही नर्सिंग हम आगे समझ सकते हैं। आया समझ में? तो क्या बताया गया परिचर्या की परिभाषा? परिचर्या क्या है? वह क्रिया है जिसमें रोगी या स्वस्थ व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सेवा की जाती है। इसको समझते हैं शारीरिक पूर्ति, यानी कि शरीर की साफ सफाई से रिलेटेड जो भी चीज हो सकती है, भोजन प्राप्त करने से रिलेटेड जो चीज हो सकती है, ठीक है। मानसिक, जब तक वो मेंटली पूरी तरह से सेटिस्फाई ना हो उसकी पूर्ति के लिए जो भी आप काम कर रहे हो। सामाजिक, आसपास का वातावरण। आत्मिक, उसकी खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो भी सेवा की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? नर्सिंग कहते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन अब कितना भी बन जाएगा, आप आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज यानी कि ICN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, मॉक क्वेश्चन में वो विकल्पित प्रश्न में ICN का एब्रिविएशन भी पूछा जा सकता है, इसका विस्तार पूछा जा सकता है, विस्तृत रूप पूछा जा सकता है। तो याद कर लीजिएगा, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। तो ICN के अनुसार क्या है? नर्सिंग स्वतंत्र एवं सहयोगात्मक देखभाल का विज्ञान और कला है। ये चीज तो याद होनी ही चाहिए, क्योंकि ICN की ये एक तरह से ICN ने डिफिनीशन दिया हुआ है नर्सिंग का। नर्सिंग का डिफिनीशन दिया, जो नर्सेज हैं उनकी परिभाषा नहीं है, नर्सिंग की परिभाषा है, परिचर्या की परिभाषा। तो वो क्या कह रहे हैं? ICN कह रहा है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज कह रहा है कि नर्सिंग स्वतंत्र एवं सहयोगात्मक देखभाल का विज्ञान और कला है। विज्ञान भी है और कला भी है। कला जब किसी चीज के साथ जुड़ जाती है तो उसकी संरचना को बेहतरीन बनाने के लिए, चाहे हमारा व्यक्तित्व हो गया, हमारी शारीरिक संरचना हो गई, हमारा शारीरिक जो क्रियात्मक जो रूप हो गया, उसे बेहतरीन बनाने की एक तरह से कार्य कह सकते हैं, क्रिया प्रणाली कह सकते हैं, ठीक है। आगे अगर देखें तो परिचर्या की प्रकृति, नेचर ऑफ नर्सिंग। नेचर ऑफ नर्सिंग भी समझना बहुत जरूरी है। नेचर ऑफ नर्सिंग होता क्या है? प्रश्न हो सकते हैं। अभी जो स्टूडेंट्स DNP फर्स्ट ईयर में हैं, DNP सेकेंड ईयर में हैं, राजस्थान के हैं, और वो परिचर्या के मूलभूत सिद्धांत पढ़ रहे हैं या परिचर्या के अंतर्गत अभ्यास को देख रहे हैं, या यूपी के जो स्टूडेंट हैं सामान्य परिचर्या, विशिष्ट परिचर्या पढ़ रहे हैं, या मध्य प्रदेश के हो गए, हिमाचल के हो गए, हरियाणा के हो गए, पंजाब के हो गए, या उत्तराखंड के स्टूडेंट हो गए, छत्तीसगढ़ के हो गए, झारखंड के हो गए। तो हर स्टेट में जो भी स्टूडेंट नर्सिंग की तैयारी करते हैं या फार्मासिस्ट की तैयारी करते हैं, तो नर्सिंग में मैक्सिमम जितना भी पाठ्यक्रम है, ऐसा नहीं कि उसमें आपको अलग से चीजें पढ़नी है, उसमें भी परिचर्या आप पढ़ोगे, सेम चीज है। आप क्लास अटेंड करो ना, क्या दिक्कत है? यूट्यूब पे आपको दी जा रही है क्लासेस, आपको ऐप पे क्लासेस दी जा रही है। आयुर्भास्कर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां पे आपको क्लासेस मिल जा रही है, बेहतरीन क्लासेस मिल रही हैं। आपके कोर्स वहां पे बना करके रखे गए, पूरा कोर्स बंडल है आपका, हर स्टेट का। आपको जो क्लासेस आप कर रहे हैं, रेगुलर आप कॉलेज में जा रहे हो, क्लासेस आपको नहीं सही समझ में आ रही हैं, तो आप हमसे जुड़िए। वहां पे आपके राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं, DNP का फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का पूरा फुल कोर्स आपको मिल जाएगा। आपकी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी का फुल कोर्स मिल जाएगा। जो यूपी के आयुर्वेद स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फुल कोर्स मिल जाएगा। उनका प्री एग्जाम का फुल कोर्स मिल जाएगा, मेंस एग्जाम का फुल कोर्स मिल जाएगा। आप GNM आयुर्वेद कर रहे हो तो आपके फर्स्ट ईयर का फुल कोर्स मिल जाएगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का मिल जाएगा, प्रसूति का कोर्स मिल जाएगा।
अब क्या चाहिए आपको, डी फार्मा जो कर रहे हैं यूपी के जो स्टूडेंट हैं उनको डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स मिल जाएगा, डी फार्मा फाइनल ईयर का कोर्स मिल जाएगा। टोटली सारा कोर्स हमने क्रिएट करके रखा है। बस आपको क्या करना है, इजी वे में आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे आयुर भास्कर सर्च कीजिए, हमारा ऐप आएगा, उसको आप क्या करेंगे अपने फोन में इंस्टॉल कर लेंगे और अपने नंबर से लॉगिन करेंगे और वहां पे बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है कि आप जाइए वहां पे अपना कोर्स देखिए, डेमो वगैरह दिया गया है, वहां से कोर्स देख करके आप इजीली वे में वहीं से ऐप से पेमेंट करेंगे, वो कोर्स आपको एक निश्चित वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा। फिर पढ़ते रहो ना, क्या दिक्कत है। आप पढ़ते नहीं हो, भर्ती आ जाती है तो आप सोचते हो तैयारी करेंगे, तो आपको लगता है कि तैयारी कर लेंगे और फिर सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड है, पढ़ना पड़ेगा, शुरू से पढ़ेंगे तभी जाके होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पे परिचर्या की प्रकृति समझना जरूरी है। प्रकृति क्या है, तो परिचर्या की प्रकृति क्या है, सेवा प्रधान, यानी कि सबसे जरूरी होती है सेवा करना। नर्सिंग मतलब सेवा करना, सेवा की प्रधानता जो है परिचर्या की प्रकृति है। विज्ञान और कला का समन्वय, एक तरह से देखा जाए तो विज्ञान और कला का मिला जुला रूप है। आप कहोगे सर परिचर्या कैसे विज्ञान और कला का मिला जुला रूप है, क्यों नहीं, क्योंकि आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हो, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आप ओटी में ले जा करके रख रहे हैं, या जो बैंडेजिंग आप कर रहे हो, ड्रेसिंग जो कर रहे हो, उसमें अगर कला का समन्वय नहीं होगा तो आप पट्टी कैसे भी बांधोगे, फिर जैसे ही बांधोगे वो रफ लगेगा, खराब लगेगा, खुल भी जाएगा। लेकिन वही कला का समन्वय करके उस पट्टी को बांधने के लिए बढ़िया से सीखोगे कि हम यहाँ पे ऐसे बांधेंगे तो ये खुलेगा नहीं, इसको ऐसे करेंगे तो ये सही से रहेगा, तो वो देखें कि कितनी अच्छी चीज वहां पे अच्छा लगेगा। बिस्तर बनाने का अगर देखें तो बिस्तर रफली भी बनता है, जल्दी जल्दी बना देंगे, लेकिन वही पेशेंट के लिए अगर बनाएंगे तो पेशेंट की स्थिति देख करके उसको अच्छे से तैयार करोगे, बढ़िया से तैयार करोगे, तो वो क्या होगा, कला का समन्वय हो गया, उसके साथ विज्ञान का भी समन्वय है ना। तो विज्ञान का समन्वय क्या है, बेड शोर ना हो, उसके लिए आप रोगी की पीठ को पोंछ रहे हो, बढ़िया से गर्म पानी से हल्का भिगो करके पोंछ रहे हैं, फिर डस्टिंग पाउडर वगैरह लगा रहे हो ताकि वहां पे बेड शोर ना हो जाए, बिस्तर के संपर्क में रोगी रहे तो हुआ ना बात, हुआ क्या, विज्ञान और कला का समन्वय, इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो प्रकृति क्या है नर्सिंग की, विज्ञान और कला का समन्वय, यानी कि इसका मिला जुला रूप है। मानव केंद्रित है, नर्सिंग क्या है, मानव केंद्रित है। ऐसा नहीं है कि जानवरों को नर्सिंग के थ्रू नर्सेज जो हैं जाकर के कार्य करें, वेटनरिस्ट अलग होते हैं और नर्सेज जो हैं वेटनरिस्ट जानवरों के लिए पशु चिकित्सक हैं, उनमें अलग हैं जो उनकी देखभाल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ भी फीलिंग्स की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे अच्छे से उनको इलाज की ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी अलग है। लेकिन जो मानव केंद्रित है, जो परिचर्या यहाँ पे बताई जा रही है मानव केंद्रित है, मनुष्यों के लिए है, मतलब कि ह्यूमन सेंटर्ड है, सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि परिचर्या जो है आज किसी रोगी की गई, कल उसे जो है खत्म कर दिया जाएगा कि आपको बस जिम्मा दिया गया कि आपने इनकी देखभाल कर ली, फिर से कल से नहीं करना है, ऐसा नहीं है। सतत चलने वाली प्रक्रिया जो है ये है। या किसी बच्चे की देखभाल के लिए किसी को लगाया गया, तो ऐसा नहीं कि बच्चा 2 साल का हो गया तो फिर परिचर्या खत्म होगी, ऐसा नहीं है, बढ़ता रहेगा, उसकी जो जरूरतें होंगी आप पूरी करते रहिए, वो परिचर्या है। और समझ में, अगला अगर देखें तो व्यावसायिक नैतिकता आधारित, व्यावसायिक नैतिकता आधारित यानी कि एथिकल प्रिंसिपल्स बेस्ड है, यानी कि व्यावसायिक नैतिकता आधारित की जो एक तरह से प्रोफेशन भी है और जो नैतिकता है, किसी की फीलिंग का सम्मान करना है, किसी को प्यार से किसी के सामने पेश आना है, उससे अच्छे से बातें करनी है, उसे समय पे दवाइयाँ देना है, तो एक नैतिकता भी तो हो रही है जिसमें आप अनुशासन भी फॉलो कर रहे हो, डिसिप्लिन बना करके रख रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये क्या है, परिचर्या की प्रकृति के अंतर्गत आ रही हैं। कितनी बातें आपको यहाँ पे बताई गई, पहली नंबर सेवा प्रधान, दूसरा विज्ञान और कला का समन्वय, तीसरा मानव केंद्रित, चौथा सतत प्रक्रिया और पांचवा व्यावसायिक नैतिकता आधारित। तो परिचर्या के सिद्धांत की प्रकृति है। ठीक है, परिचर्या की प्रकृति हो गई। अगला अगर देखें तो परिचर्या का क्षेत्र हम देख लेते हैं। परिचर्या का क्षेत्र क्या है, कितना विस्तृत क्षेत्र है, कहाँ कहाँ परिचर्या लागू हो रही है, कहाँ कहाँ परिचर्या हो सकती है। तो अगर हम देखें तो परिचर्या अस्पताल में, मेन रूप से अस्पताल में हो रही है। फिर उसके अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसको हम CHC शॉर्ट में कहते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहते हैं, सामुदायिक, जो कि किसी कस्बे में हो सकता है, टाउन में,
किसी टाउन में, जिसको हम कस्बा कह रहे हैं, तो टाउन में हो सकता है जहाँ पे लगभग 10-20 गांव का एक ग्रुप हो, वहाँ पे ज़्यादा लोग अगर इलाज वगैरह कराते हैं तो उसे हम CHC कहते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो यहाँ पे भी परिचर्या का क्षेत्र है। मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, मेंटल हेल्थ सेंटर, MHC मेंटल हेल्थ सेंटर पे भी परिचर्या का कार्य क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त पुनर्वास केंद्र, जिसको रिहैबिलिटेशन सेंटर कहा जाता है, पुनर्वास केंद्र जिसको हम कहते हैं, जैसे किन्हीं को शराब छुड़ाने के लिए किसी को ले आया गया है ना, तो वो एक तरह से पुनर्वास केंद्र हो गया। किसी अनाथालय या किसी वृद्धाश्रम में भी जरूरत पड़ती है तो वहाँ भी एक तरह से परिचर्या का वो क्षेत्र माना जाता है। इलाज वगैरह के लिए होते हैं, वहाँ पे नर्सेज वगैरह होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, तो इस तरह से वो पुनर्वास केंद्र के अंतर्गत भी हम देख सकते हैं। घरेलू देखभाल, होम बेस्ड केयर भी परिचर्या का क्षेत्र है। कभी कभी ऐसे होता है कुछ पेशेंट अस्पताल तक नहीं जा पाते हैं, ऐसी स्थिति नहीं है और उन्हें घर पे इलाज की जरूरत होती है, तो नर्सें वहाँ पे भी अपनी सेवा देती हैं। आपातकालीन सेवाएं, इमरजेंसी सर्विसेज भी जो है परिचर्या के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कितने पॉइंट्स आपने गिने? पहला आपने गिना अस्पताल, दूसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तीसरा मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, चौथा पुनर्वास केंद्र, पांचवा घरेलू देखभाल और छठवां आपने देखा आपातकालीन सेवाएं। आप यहाँ पे ये भी कहोगे कि सर आपने सामुदायिक बता दिया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी तो हो सकता है, वो भी परिचर्या का केंद्र है, तो बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे CHC बता दिएगा तो बड़े तौर पे डायरेक्टली बता दिएगा तो छोटा जो स्वास्थ्य केंद्र है वो भी इसमें सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया परिचर्या का क्षेत्र। आगे अगर देखें तो परिचर्या का महत्व। परिचर्या का महत्व क्या है? परिचर्या का महत्व क्या है? रोगी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ में सहायक। परिचर्या का महत्व यह है कि अगर हम किसी रोगी की निश्चित परिचर्या करेंगे, रेगुलर परिचर्या, रेगुलर देखभाल करेंगे, तो होगा क्या? रोगी को शीघ्र अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त समाज में स्वास्थ्य स्तर ऊंचा उठेगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में भागीदारी भी परिचर्या के महत्व के अंतर्गत आती है। जितने भी स्वास्थ्य कार्यक्रम वगैरह होते हैं उसमें परिचर्या के अंतर्गत क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान की भागीदारी भी इसमें निश्चित की जाती है। रोगियों एवं उनके परिवारों को मानसिक संबल भी मिलता है, सबल भी दिया जाता है परिचर्या के अंतर्गत। जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, यह भी परिचर्या के महत्व के अंतर्गत आता है। महत्व तो बहुत सारी चीजें हो गई, क्योंकि परिचर्या अगर आप किसी की देखभाल अच्छे तरीके से कर रहे हो तो उसकी लाइफ में, उसके जीवन में, उसके आसपास के वातावरण में जो बदलाव होगा, उसका पर्सनली आत्मिक जो बदलाव होगा, वही एक तरह से क्या है? महत्व है, परिचर्या के महत्व के अंतर्गत सम्मिलित होगा। आ रहा समझ में? तो इस चीज को आपको अपने दिमाग में रख लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, जो स्टूडेंट्स YouTube पे ये क्लास देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर करें दूसरे स्टूडेंट तक, क्योंकि सुनने में आ रहा है बहुत सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है कि क्लासेस नहीं चल रही है उनके कॉलेज में, तो आप अगर वहां तक वीडियो पहुंचाओगे तो दूसरे स्टूडेंट का भी हेल्प होगा, वो हमसे जुड़ेंगे, क्लासेस उनको यहाँ पे मिलेगी। कोई भी स्टूडेंट ऐसा न बचे जो कि ईजी वे में क्लास उन्हें मिलने के लिए दिक्कत हो, आसानी से आप उन्हें हमारे चैनल से जोड़िए तो अच्छा लाभ उन्हें होगा। ठीक है, तो इस तरह से उनको भी क्लासेस मिलती रहेंगी। ऐप पे भी ये क्लासेस जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें, नोट्स वगैरह अपने बनाते रहें, ताकि सारी चीज़ें जो है इजी वे में चलती रहें। और आपके जो मॉक क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनकी सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ऐप पे जो टेस्ट दिया जा रहा है बहुत ही स्पेसिफिक है, आपके एग्जाम के अनुसार बन रहा है। बहुत सारे क्लासों में हमने बताया है कि आपके एग्जाम में जो भर्ती परीक्षा जो होने वाली है NHM आयुर्वेद कंपाउंडर की राजस्थान में, तो उसके लिए आपको एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिल रहा है, लेकिन अगर गलत करेंगे तो -1 हो जा रहा है, आपका 1 नंबर कट जाएगा, सही वाले आंसर से 1 नंबर कट जाएगा। सोचिए, तो गलती ना हो इसलिए क्लासेस पूरी डिटेल में आपको दी जा रही है, बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद से ऑप्शनल क्वेश्चन कीजिए। और बहुत जल्दी ही ऐप पे आपको MCQ टेस्ट सीरीज भी जो है उसका सॉल्यूशन टाइप जो है मैराथन आपको दिया जाएगा, वहाँ पे मॉक्स क्वेश्चन जो है एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएंगे, जैसे आप YouTube पे देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे YouTube पे आप देखेंगे 50-60 क्वेश्चन कराए जाते हैं, 40 क्वेश्चन कराए जाते हैं, 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं, लेकिन ऐप पे आपको 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन इस तरह से आपको कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए परिचर्या के सिद्धांत अगर देखें तो परिचर्या के सिद्धांत के अंतर्गत क्या चीज आ रही है? रोगी की गरिमा और गोपनीयता का सम्मान। रोगी की गरिमा और गोपनीयता का सम्मान परिचर्या के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आपने अभी शुरू में विषय देखा ना, परिचर्या के सिद्धांत, परिचर्या के मूलभूत सिद्धांत
के अंतर्गत भी इसको हम रख सकते हैं। याद रखना पड़ेगा आपको, रोगी की गरिमा और गोपनीयता का सम्मान करना ये परिचर्या का सिद्धांत के अंतर्गत है। लेकिन क्या है, नर्सें ज्वाइन कर लेती हैं, अपना काम भूल जाती हैं और किसी को सही तरीके से किसी के सामने पेश भी नहीं आती हैं, तो इस तरह से दिक्कत होती है। तो रोगी की गरिमा और गोपनीयता का सम्मान नर्सिंग के सिद्धांत के अंतर्गत सम्मिलित है। इसके अंतर्गत अगर देखें तो रोगी के सर्वांगीण स्वास्थ्य की देखभाल, यह भी परिचर्या के सिद्धांत के अंतर्गत मेंशन है। रोग निवारण एवं स्वास्थ्य संवर्धन भी परिचर्या के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार देखभाल। अब व्यक्तिगत आवश्यकताएं क्या है? व्यक्तिगत आवश्यकताएं, कोई ऐसा रोगी है जो कि लाचार है, अचलस्त है, चल फिर नहीं पा रहा है, लेकिन व्यक्तिगत आवश्यकता उसकी है ना, उसको ब्रश करना है, उसको अपने हाथ साफ करने हैं, उसको अपना फेस साफ करना, अपने शरीर की सफाई करनी है, शौचालय में जाना है। तो ये सारी ज़रूरतें जो हैं नर्सिंग के अंतर्गत नर्सेज जो है पूरा करेंगी या परिचारक जो है पूरा करेंगे। उनको वॉशरूम ले जाएंगे, टॉयलेट ले जाएंगे, उनके बाल वगैरह साफ करेंगे, नाखून साफ करेंगे, ठीक है। तो ये उनका बिस्तर बनाएंगे, उनको समय पे भोजन देंगे। तो ये सारी चीज़ें भी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार देखभाल के अंतर्गत आएंगी और ये परिचर्या के सिद्धांत में सम्मिलित है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति और प्रमाण आधारित अभ्यास है, यानी कि जो भी प्रैक्टिस की जा रही है या जो भी काम किया जा रहा है वो सारा काम वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित है। वैज्ञानिक पद्धति यानी कि बिना साइंस के मेडिकल के अंतर्गत कोई भी प्रैक्टिस संभव नहीं है। तो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर परिचर्या हो रही है, यानी कि किसी का कैथेटरीकरण करना है, किसी को कैथेटर ट्यूब लगानी है, किसी का सुचर करना है, टाँके लगाने हैं, ड्रेसिंग करनी है, तो उसके लिए साइंस के अकॉर्डिंग, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी को इंजेक्शन देना है तो आप पढ़ोगे नहीं और उसको नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कहाँ से कर पाएंगे। तो वैज्ञानिक पद्धति और प्रमाण आधारित अभ्यास जो है वो परिचर्या के सिद्धांत के अंतर्गत सम्मिलित है। और अंतिम और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है वो क्या है, प्रिंसिपल्स बता रहे हैं आपको नर्सिंग के प्रिंसिपल्स आप पढ़ रहे हो और ये विषय भी आपका है परिचर्या के सिद्धांत, परिचर्या के मूलभूत सिद्धांत और अभ्यास, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, करुणा, सहानुभूति, व्यवसायिक आचरण का पालन। सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको यहाँ पे इमोशन समझना होगा। रोगी का इमोशन आप अगर समझ रहे हो, आपके अंदर फीलिंग्स हैं, आप किसी की सहानुभूति कर रहे हो, किसी की हेल्प अगर कर रहे हैं, हेल्पिंग नेचर है आपका, तो आप नर्सिंग परिचर्या के सिद्धांत को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। किसी के सामने आप पोलाइटली बात कर रहे हो, किसी के सामने आप अच्छे से बर्ताव कर रहे हो, अच्छे से पेश आ रहे हो, तो ये सारी चीजें भी परिचर्या के सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। और व्यवसायिक आचरण का पालन, व्यवसायिक आचरण मतलब आप एक तरह से प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हो ना, आप नर्स हो तो आप एक प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हो और उस प्रोफेशन का रूल है कि आपको अच्छे से पोलाइटली डिसिप्लिन मेंटेन करके रोगी के साथ फ्रेंडली अपने फैमिली मेंबर की तरह उसके सामने पेश आना है, तो वो भी परिचर्या के सिद्धांत के अंतर्गत ही आएगा। कितने पॉइंट गिने, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट आपने जाना रोगी की गरिमा और गोपनीयता का सम्मान, ये तो एक तरह से जुडिशरी में भी आता है, हमारी न्यायपालिका के अंतर्गत भी है। आपको रोगी की गोपनीयता बनानी होगी, गरिमा बना के रखनी होगी। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ उलझुल बोल दें और रोगी की गरिमा को ठेस पहुंच जाए, ऐसा कुछ नहीं करना। उसका सम्मान बनाए रखना है, उसकी गोपनीयता बनाए रखना है, उसके आप प्राइवेट पार्ट की देखरेख कर रहे हो, उसकी साफ सफाई कर रहे हो, है ना, आप सारी चीजें उसकी देख रहे हो और किसी को जा करके सामने से आप बता रहे हो कि नहीं ये रोगी ऐसा है, इसके पार्ट ऐसे हैं या इसके बॉडी में इस तरह से ऐसी दिक्कत है, तो आप क्या कर रहे हो, उसकी गोपनीयता भंग कर रहे हो। तो जुडिशरी के अंतर्गत जो आपने रूल फॉलो करने के लिए जो बने, प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग जो आप पढ़े हो उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप एक तरह से मुजरिम हो गए, गुनहगार हो गए। तो ये चीज भी आपको दिमाग में रखना है। पहले पॉइंट में हमने देखा। दूसरा पॉइंट क्या है, रोगी के सर्वांगीण स्वास्थ्य की देखभाल, हर तरह के स्वास्थ्य की देखभाल, उसका सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, व्यक्तिगत, जो कि आत्मिक आपको बताएगा। तो हर तरह के सर्वांगीण स्वास्थ्य की देखभाल जो है वो भी आप इसमें नर्सिंग के सिद्धांत के अंतर्गत, यहाँ परिचर्या के सिद्धांत के अंतर्गत आप देखोगे। रोग निवारण एवं स्वास्थ्य संवर्धन, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार देखभाल, चौथे पॉइंट पे हमने पढ़ा। पांचवा वैज्ञानिक पद्धति और प्रमाण आधारित अभ्यास, ये आप 5वें नंबर पे पढ़े। और छठवां आपने देखा करुणा, सहानुभूति, व्यावसायिक आचरण का पालन, ये 6 नंबर पे। आप अगर
क्लास के एग्जाम दे रहे हो, अपने कोर्स के अंतर्गत आप एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड परीक्षाएं आप अगर दे रहे हो और परिचर्या के मूलभूत सिद्धांत अगर पूछे जाएं तो ये 6 पॉइंट बहुत पर्याप्त हैं। लॉन्ग आंसर है, 6 पॉइंट लिखिए, सबको हेडिंग के अंतर्गत 2-2 4-4 लाइन जिस तरह समझाएगा उस तरह से लिख देंगे, पूरा एकदम 100% मार्क आपको मिलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब इसके बाद से आता है परिचर्या का इतिहास। बहुत ही शॉर्ट तरीके में आपको बताया जा रहा है ताकि आप टॉपिक भी रट जाओ और फिर आपको ये ना लगे कि नहीं बहुत बोरिंग है, ऐसा नहीं, आसानी से सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। परिचर्या का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग अगर देखें तो प्रारंभिक परिचर्या धार्मिक स्थलों और आश्रमों में होती थी। शुरू में सबसे पहले जब नर्सेज नहीं थी लेकिन उस समय भी परिचर्या होती थी। अब वो परिचर्या कौन सी होती थी, कहाँ पे बताई गई है, धार्मिक स्थलों और आश्रमों में होती थी। धार्मिक स्थल मंदिर हो गए, चर्च हो गए, गुरुद्वारे हो गए, ठीक है, मस्जिद हो गए, वहाँ पे परिचर्याएं की जाती थी। जैसे कोई आ गया, किसी को बीमारी हो गई तो वो किसी बाबा के पास, किसी फकीर के पास लेकर के आए कि इसकी झाड़ फूक कर दीजिए। अब तो धीरे धीरे इसे माइथ में रखा जाने लगा, आडंबर है, ढोंग है, ये सारी चीज़ें लोग बोलने लगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं तो वो अभी भी इस तरह की परिचर्या का लाभ ले रहे हैं। आश्रमों में भी परिचर्या होती थी, जैसे साधु महात्मा जो आश्रम में होते थे वो अपने तंत्र मंत्र बल से रोगियों की चिकित्सा करते थे, या कोई दिक्कत में है तो उसकी बाधा मुक्ति करते थे, वैद्य वगैरह जो है वो चिकित्सा करते थे। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। शुरुआत प्रारंभिक परिचर्या ऐसे ही शुरू हुई। उसके बाद से आती हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसे लेडी विथ लैंप भी बोला गया। लेडी विथ लैंप ऐसी महिला जो कि लालटेन लेकर के युद्ध में जो जख्मी सैनिक थे उनके हालचाल को पूछने लगी, जा जा करके। तो सैनिकों ने उनका नाम प्यार से रख दिया लेडी विथ लैंप, लैंप वाली महिला। क्यों? क्योंकि उनको इतनी ज्यादा फिक्र थी सैनिकों की कि वो रात में भी लालटेन लेकर के उनकी हालचाल पूछती थी। उसके बाद से जैसे ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग के क्षेत्र में कदम रखा तो उन्होंने पूरी तरह से नर्स के इतिहास को ही बदल दिया। नर्स के इतिहास के पन्नों में एक अलग से पन्ना जुड़ गया इनके आने की वजह से, और इन्होंने पूरी तरह से चीजें जो है बदल दी और नर्सिंग की परिभाषा पूरी तरह से बदल के रख दी। इसके पहले बस नर्सिंग का मतलब होता था आप अस्पताल में गए, नर्स ने आपको डॉक्टर के अनुसार जो दवाइयाँ दी और जो इलाज किया, बस उतना ही काम था। लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग के कार्य को बढ़ा दिया। उन्होंने हर एक जरूरत का साधन जो है रोगी को देना, उसकी जरूरतों की पूर्ति करना, ये सारी चीजें जो है नर्सिंग में सम्मिलित कर दी। ठीक है, तो हर एक छोटी चीज जो है नर्सिंग से जुड़ गई। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग की जननी कहा जाता है। जो आधुनिक में जो नर्सिंग हो रही है उसकी जो जननी है, मदर ऑफ नर्सिंग अगर पूछा जाए तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल होंगे। मॉक क्वेश्चन में आप नोट कर लीजिएगा, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। भारत में 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान संगठित नर्सिंग शिक्षा शुरू हुई। अगर ये प्रश्न हो जाए मॉक क्वेश्चन कि भारत में नर्सिंग शिक्षा किस सदी में शुरू हुई, तो आप बताएंगे 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान जो है कम्युनिटी नर्सिंग एजुकेशन जो है वो शुरू हुआ। याद रहेगा। अगला, नर्सिंग शिक्षा और सेवाएं आज उच्च व्यावसायिक स्तर पर पहुंच चुकी हैं। ये सभी जानते हैं कि आधुनिक में नर्सिंग शिक्षा और सेवाएं जो हैं बहुत ही उच्च स्तर पे पहुंच चुकी हैं। भारत में ही नहीं, भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो विदेशों में भी जाके पढ़ाई कर रहे हैं, नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, और विदेशों से भी स्टूडेंट जो हैं भारत में आकर के उच्च गुणवत्ता वाली जो शिक्षा है वो ग्रहण कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से चीज़ें जो है बदल रही हैं। परिचर्या के इतिहास में आप इतना जान लेंगे, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, परिचारक। अब देखिए जो नर्स है, नर्स, इसको परिचारक या परिचारिका, ठीक है, परिचारक या परिचारिका। परिचारिका जो फीमेल नर्सेज हैं, मेल नर्सेज। परिचारक, परिभाषा क्या है? परिचारक वह व्यक्ति है जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में प्रशिक्षित होकर रोगी की सेवा, देखभाल, रोग निवारण, पुनर्वास एवं स्वास्थ्य संवर्धन के कार्य करता है। जितने आपको क्षेत्र गिनाए गए हैं ना, उसी क्षेत्र को यहाँ पे सम्मिलित कर दिया गया है। परिचर्या का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में परिचर्या के अंतर्गत परिचारिका कार्य कर रही है, परिचारक कार्य कर रहा है, वो यहाँ पे परिभाषा में सम्मिलित किया गया है कि परिचारक वह व्यक्ति है जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में प्रशिक्षित होकर रोगी की सेवा, देखभाल, रोग निवारण, पुनर्वास एवं स्वास्थ्य संवर्धन के कार्य करता है। याद रहेगा, याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा।
अब अगला अगर देखा जाए तो परिचारक के पर्याय। देखिए आयुर्वेद में अगर आप देखें तो अभी तक जो भी चीजें आपने पढ़ा है ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि उस समय परिचर्या और परिचारक की परिभाषा अलग थी, उस समय ज्यादातर ये चीजें होती भी नहीं थी। तो ये आधुनिक के अंतर्गत ये सारी चीजें पढ़े, इसलिए सामान्य हिंदी में सारी चीजें आपको बताई जा रहे हैं। पर्याय यानी कि जो सैनोनिम्स है, समानार्थी शब्द हम कह सकते हैं, तो परिचर्या के पर्याय के अंतर्गत हम कह सकते हैं इसे परिचारक या परिचारिका कह सकते हैं। स्वास्थ्य सेवक या स्वास्थ्य सेविका भी कहते हैं, हेल्थ वर्कर कह सकते हैं। सेवार्थी कहते हैं, केयर प्रोवाइडर कह सकते हैं। आरोग्यक सहायक कहते हैं, हेल्थ असिस्टेंट कह सकते हैं, या सेविका कह सकते हैं। ठीक है, ये इसके आधुनिक पर्याय के अंतर्गत आएंगे, इसको नोट कर सकते हैं। और प्राचीन में इसको हम क्या कहते हैं, प्राचीन में अलग अलग नाम है ना, अलग अलग नाम के अंतर्गत उपस्थाता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उपस्थाता कह सकते हैं, परिचारिका कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम भी आपको याद रखने होंगे। अगला अगर देखें, परिचर्या में आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट इन नर्सिंग, आचार संहिता जिसको आपको पूरी तरह से फॉलो करना होता है, आपके लिए जो रूल्स बने हैं वो क्या है। ठीक है, तो ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखना ये कोड ऑफ कंडक्ट है, परिचर्या में आचार संहिता के अंतर्गत आ रहा है। आपको ईमानदारी और निष्ठा हमेशा बनाए रखनी होती है, ये पहले नंबर में आपको याद करना है। रोगी की गोपनीयता की रक्षा करना, हमने बता दिया कि जुडिशरी में भी आता है, न्याय संहिता के अंतर्गत भी है। रोगी की गोपनीयता हमेशा बना के रखनी है आपको। सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना है, ये कोड ऑफ कंडक्ट इन नर्सिंग का तीसरा रूल है। व्यावसायिक जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करना है, जो काम आपको दिया गया है उसको बहुत ही ईमानदारी के साथ निर्वहन करना है। वैसे नहीं कि आप नर्स बन गए और नाइट ड्यूटी आपकी लगी है, आप टैंग जो है मेज पर फेंक करके आप सो गए, कोई मरीज का गार्जियन आकर के आपको जगा रहे हैं, आप झल्ला गए, आप उसको डांटने डपटने लगे कि नहीं हम सो रहे हैं, हम क्यों करेंगे ये वो। तो ऐसा नहीं है, आपको सोने के लिए ड्यूटी नहीं दी गई है, आपको राउंड पे रहना चाहिए या आपको रोगी के वार्ड में रहना चाहिए, उसकी देखभाल के लिए आपको नियुक्त किया गया है। तो आप देखिए, आपको सोना है तो नाइट शिफ्ट क्यों दी जाती है, आपको नाइट शिफ्ट इसलिए दी गई है क्योंकि आप डे में आराम करके आए हो, तो इसलिए नाइट शिफ्ट दी गई है। फिर से जैसे ही आपकी ड्यूटी ऑफ होगी तो आप फिर जा करके दिन में आराम कीजिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट का कोई फॉलो नहीं करता है, सब लोग भूल जाते हैं ज्वाइनिंग के बाद। हमारा काम है बताना, तो आप उस हिसाब से काम कीजिए, नहीं करेंगे तो वो आपकी समझ है, लेकिन ये कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना नर्सिंग का रूल है। निरंतर शिक्षा और कौशल विकास के लिए प्रयासरत रहना और रोगी के सर्वोत्तम हित में कार्य करना, ये 6 रूल जो है कोड ऑफ कंडक्ट परिचर्या में आचार संहिता, ये आपको मालूम होने चाहिए, याद करना है। ठीक है, आगे अगर देखें, परिचारक के कर्तव्य या परिचारिका के कर्तव्य या परिचारक के कर्तव्य, दोनों के अंतर्गत आप इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूटीज ऑफ नर्सेस, क्या क्या ड्यूटीज हैं। पहली ड्यूटीज, रोगी की दैनिक देखभाल करना, रेगुलर जो देखभाल करनी है, केयर करनी है, वो परिचारिका के कर्तव्य या परिचारक कर्तव्य के अंतर्गत आएगा। दूसरा कर्तव्य क्या है, चिकित्सकीय निर्देशों का पालन करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर ने जो आदेश दिए हैं, जो ऑर्डर दिए हैं, उसको फॉलो अप करना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, सबसे जरूरी काम है। अब ज्यादा समझदार बनकर के डॉक्टर ने जो चीज कहा है उसको न मान करके आप अपने तरीके से कर रहे हो, तो फिर आप ये जो है जिम्मेदार हैं अगर कोई गलती होती है तो। ठीक है, समय पर दवाइयां देना, यह भी परिचारक के कर्तव्य के अंतर्गत आता है। रोगी एवं परिवार को स्वास्थ्य शिक्षा देना, यह भी आपके अंतर्गत आता है। आप कोई रोगी जो है किसी बीमारी से ग्रसित है, तो अगर संक्रमित रोग है तो आप बताइए कि संक्रमण फैला कैसे, आपको कैसे रहना है, इनसे बचेंगे कैसे, इस संक्रमित रोगों से कैसे बचेंगे, दूसरों को कैसे बचाएंगे, ये आप बताओगे। एक्स्ट्रा जो नॉलेज आपके पास है वो दीजिए, उनके फ्रेंड्स को बताइए, उनके फैमिली मेंबर्स को बताइए, रोगी के फैमिली मेंबर्स को बताइए, फ्रेंड्स को बताइए, ताकि आपका ये जो कार्य है वो पूरी तरह से पूर्ण हो। आपातकालीन स्थितियों में त्वरित सहायता प्रदान करना, ये भी आपका काम है। कोई इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी हो तो तुरंत आपको वहां पे पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहोगे नहीं हम छुट्टी पे हैं या ये वो, तो आपको देखना पड़ेगा, काम जानना पड़ेगा। ठीक है, रोगी की प्रगति का रिकॉर्ड रखना, तो रोगी के हेल्थ में किस तरह से बढ़ोतरी हो रही है उसको भी रिकॉर्ड में मेंटेन करना आपका काम है।
आपने देखा है ना, कोरोना जब आया था तो जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स थे वो उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ के वॉलेंटियर का काम किया, उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ वैक्सीनेशन का कार्य किया। बहुत ही जो मेडिकल स्टूडेंट थे, जो स्टाफ नर्स की जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो फार्मासिस्ट की जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट, वो भी बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग स्टेट में देखा गया कि वो भी वैक्सीनेशन में वो अपनी ड्यूटी दे रहे थे। ट्रेनिंग ही कह लीजिए या कुछ भी, जिस कोरोना में लोग बाहर निकलने के लिए डर रहे थे वो स्टूडेंट्स वैक्सीनेशन कर रहे थे, तो वो भी एक तरह से बड़ा काम है, सराहनीय काम है। तो वो भी एक अच्छा योगदान था परिचारक या परिचारिका कर्तव्य के अंतर्गत वो चीज़ है। आगे अगर देखें तो गुण की बात करते हैं। परिचारक के गुण यानी कि क्वालिटीज ऑफ गुड नर्सेस, अच्छी नर्सेज जो हैं उनके गुण क्या होते हैं, अच्छे परिचारक के गुण क्या होते हैं, अच्छे परिचारिका के गुण क्या होते हैं। सबसे पहला गुण होता है सहानुभूति, इम्पैथी जिसको कहते हैं। इम्पैथी के सिंपैथी क्या है, सिंपैथी सहानुभूति, धैर्य, पेशेंस होना चाहिए। परिचारक के गुण के अंतर्गत जो धैर्य पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो धैर्य नहीं रख पाते, कोई रोगी जो है ठीक नहीं हो रहा है तो वो थोड़ा सा गुस्सा आ जाते हैं कि नहीं ये दवा काम नहीं कर रही है, इतने दिन से लेटा हुआ है, अस्पताल में पड़ा हुआ है, नहीं ठीक हो रहा है, छोड़ के किसी और को देखते हैं। ऐसा नहीं, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो गुण के अंतर्गत जो आता है वो धैर्य है। सहानुभूति भी दिखाना पड़ेगा, सिंपैथी भी आपको बनानी पड़ेगी। दक्षता, स्किलफुलनेस, काम सीखने में आप पूरी तरह से दक्ष हो, किसी काम को देख करके अच्छे से सीखना है, आपको समझना होगा। आप स्किलफुलनेस अगर नहीं रहोगे, इंजेक्शन लगाने नहीं आया, 10 बार आप सिरिंज निडिल को कहीं भी आप चुभोगे तो पेशेंट को दर्द होगा। आपको उस काम को ऐसा करना है कि पेशेंट को दर्द ही ना हो और वो आपको पूरी तरह से आप पे बिलीव करे कि नहीं ये जो नर्स है, ये जो परिचारक है अच्छे तरीके से इंजेक्शन लगाएगा, हमें दर्द नहीं होगा, डरने की उसको ज़रूरत नहीं है। हमने देखा है इमरजेंसी वार्डों में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस के नाम पे हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है, वो इंजेक्शन लगाने के लिए 10 बार भी प्रैक्टिस कर चुके हैं लेकिन कुछ उनको नहीं आ रहा है, वो बस नीडल चुभोए जा रहे हैं, जैसे लग रहा है रोगी का शरीर जो है डमी है, कोई उनको दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको स्किलफुलनेस होना चाहिए, सीखिए, देख करके सीखिए, नहीं तो डमी बॉडी है उस पर, डमी पे आप काम कीजिए, उस पर सीखिए। और जब पूरी तरह से निश्चिंत हो जाए कि नहीं हमने सीख लिया है, तब रोगी की बॉडी को टच कीजिए। नहीं तो आपको बॉडी, कोई जीवित मनुष्य है उसका शरीर आपको प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। दक्षता आपके अंतर्गत होना चाहिए, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर आपसे कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ गलतियां हो जाती है, उसको आप लीजिए, बताइए कि नहीं ये हमसे हुआ है। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, या आपने कोई काम लिया है तो वो अच्छे से करें, खराब नहीं होना चाहिए। अगर खराब होता है तो उसका उत्तरदायित्व तो आपका होना चाहिए। करुणा, कंपेसेशन आपके पास होना चाहिए। आपके पास अगर करुणा नहीं है, दया भावना नहीं है किसी के ऊपर, किसी का कट लगा है, आप सूचर कर रहे हो तो खूब जल्दी जल्दी जैसे लग रहा है कपड़ा सिल रहे हैं और रोगी चिल्ला रहा है, तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। या कहीं कट लगाना है तो फट से आपने काट दिया, रोगी चिल्ला रहा है, मुंह बना रहा है, आपको उसके दर्द से कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है तो करना होना चाहिए। संप्रेषण कला, गुड कम्युनिकेशन स्किल, जो रोगी जैसे बात कर रहा है उससे उसी तरीके से पेश आना है, उसी की भाषा में पेश आना है। लोकल लैंग्वेज के जानकार आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे ज्वाइन किए, वहाँ की भाषा ही आपको नहीं पता है और आप क्या कर रहे हो, किसी दूसरी भाषा में या बहुत ही मेडिकल लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, है ना। सामने वाले को कुछ पता ही नहीं है, आपकी भाषा समझ ही नहीं रहा, तो जो जिस भाषा में समझे उससे उस भाषा में आपको बात करने आना चाहिए। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपको अपनी बात बताने का तरीका अच्छा होना चाहिए ताकि रोगी अच्छे तरीके से समझ जाए, और रोगी की बात को समझने का भी तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल भी आपको होना चाहिए, और टीम वर्क की भावना, जो टीम स्पिरिट है वो होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि किसी टीम में आप वर्क कर रहे हो और आपको बस ये रहे कि नहीं मेरा काम बस अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। पूरे टीम के साथ काम करने का जो मन है वो बना के रखना है और टीम अच्छा करे ऐसा आपको करना होगा।
ठीक है, बस अपने लिए काम नहीं करना, पूरी टीम के लिए काम करना, टीम स्पिरिट होनी चाहिए। चाहे वो गेम हो गई, एजुकेशन अगर आप क्लासमेट्स के साथ कर रहे हो तो उसमें भी टीम स्पिरिट देखी जाती है। तो टीम वर्क की भावना होनी चाहिए, परिचारक के या परिचारिका के गुण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इस क्लास में हमने जो नर्सिंग के सिद्धांत और अभ्यास का जो टॉपिक था या सब्जेक्ट कह सकते हैं, उसके अंतर्गत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो आपको बता दी गई। पहली क्लास थी एक तरह से इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए, जिसमें आपने परिचर्या के इतिहास को देखा, परिचारक के कर्तव्य को देखा, परिचारक के गुण को देखा, फिर कोड कंडक्ट आपने देखा, नर्सिंग का जो नर्सिंग की आचार संहिता है उसको आपने समझा। इसके अतिरिक्त जो है परिचर्या की निष्पत्ति को भी आपने देखा। तो अलग अलग जो पॉइंट्स थे वो आपको डीपली जा करके अच्छे तरीके से समझा दिया गया। अब सबसे जरूरी चीज क्या है, आप इस पे नोट्स किस तरह से बना रहे हो। जैसे आपको पीपीटी में प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बताया गया है उस तरीके से आपको नोट्स भी बनाना है। हम इसका आपको डॉक फाइल नहीं देंगे। डॉक फाइल देने पे आप क्या करते हो कि आप प्रिंट करा लेते हो और फिर उसके बाद से नोट्स नहीं बनाते हो। आपको पीपीटी का ही पीडीएफ आपको कन्वर्ट करके क्लास के साथ आपको ऐप पे दे दिया जाएगा। आप वहां से नोट्स तैयार कीजिए अच्छी तरीके से। और दूसरी चीज, जो स्टूडेंट यूट्यूब पे ये क्लास देख रहे हैं वो वीडियो के माध्यम से ही जो है नोट्स बना सकते हैं, और बाकी जो भी क्लासेस चल रही हैं वो हमारे ऐप पे चल रही हैं। डिटेल क्लास के लिए आपको ऐप पे लॉगिन करना होगा, वहां से ऐप परचेज करना होगा, तो आपको रेगुलर क्लासेज आपके अपने सब्जेक्ट वाइज, अपने कोर्सेज वाइज वहां पे आपको मिलेगी। तो क्लासेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने कॉलेज ग्रुप, अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।